अस्सलामुअलैकुम। आईआर और वर्ल्ड पॉलिटिक्स में देखा जाए तो अगर दो स्टेट्स का आपस में जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तसादम होता है, तो इनको रिजॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं। नंबर वन, स्टेटस को। नंबर टू, स्टेटस को एंटीबैलम। एंड नंबर थ्री, पुनिटिव सॉल्यूशन। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो स्टेट्स हैं उनके दरमियान में जो कॉन्फ्लिक्ट होगा वो किससे रिलेटेड होगा। नंबर वन, जियो पॉलिटिक, और नंबर टू, रियल पॉलिटिक। या तो वो ज्योग्राफी पे अपनी लड़ेंगे, टेरिटरी पे लड़ेंगे, या तो वो पावर के असूल के लिए लड़ेंगे, पावर मैक्सिमाइज करने के लिए लड़ेंगे। तो इन तीनों टर्म से मैं आपको बताऊंगा कि स्टेट आपस में कैसे अपने कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करूंगा स्टेटस को से। स्टेटस को का मतलब ये है कि अगर दो पार्टीज, दो स्टेट की आपस में लड़ाई हो रही है, सपोज कर लें 3 से 4 दिन हो गए उस लड़ाई को, लेकिन वो अभी तक लड़ाई उनकी बंद नहीं हुई, कॉन्फ्लिक्ट एंड नहीं हुआ, और चांसेस हैं कि वो लड़ाई आगे बढ़ेगी तो मज़ीद नुकसानात होंगे। तो उस पे स्टेटस को मेंटेन करना ये होता है कि दोनों पार्टीज़ ने एक दूसरे के एरिया को जितना एक्वायर किया है, जितना उनसे माल ले लिया है लड़ाई के थ्रू, या जो कुछ हुआ है उसको फर्दर एडवांसमेंट नहीं करनी, फर्दर आगे नहीं बढ़ाना। जहाँ तक दोनों पार्टीज़ हैं, दोनों स्टेट हैं, उनको वहीं पे रुक जाना है। अब वो रुकेंगे कैसे, उनको रोकने वाली थर्ड पार्टी होती है, वो मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सिर्फ इतना याद कर लें, कीपिंग द पोजीशन एज इट इज़। 3 दिन की लड़ाई में जो कुछ इन्होंने एक्वायर करना था, जो कुछ जितना एरिया कैप्चर करना था एक दूसरे का कर लिया, दैट इज़ इनफ। मज़ीद आगे नहीं बढ़ना, इसको कहा जाता है स्टेटस को। एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। 1948 में इंडिया और पाकिस्तान की जो वॉर हुई थी, उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल ड्रा हुआ था, जिसको उस टाइम के मुताबिक सीज फायर लाइन कहा जाता था। यहाँ पे पाकिस्तान था और इस तरफ इंडिया था। इन दोनों की जो लड़ाई थी वो एक पॉइंट आके यहाँ पे यूनाइटेड नेशन थर्ड पार्टी थी जिसने सीज फायर लाइन ड्रा की थी, जिसका मतलब ये था कि पाकिस्तान यहाँ से आगे फर्दर एग्रेशन शो नहीं करेगी, यहाँ से आगे नहीं बढ़ेगी, और इंडिया भी इस लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि उस टाइम सीज फायर लाइन था, इससे आगे नहीं बढ़ेगी। इस चीज़ को कहा जाता है स्टेटस को, मींस कीपिंग द पोजीशन एज इट इज़। जहाँ पे थे, जहाँ पे हैं वहीं रुक जाओ। बेशक पाकिस्तान यहाँ पे था लेकिन लड़ाई में वो यहाँ तक आ गया, इंडिया यहाँ पे था लेकिन लड़ाई में वो यहाँ तक आ गया। लेकिन ये जो पॉइंट है इसको स्टेटस को कहा, क्योंकि यहाँ से आगे अब नहीं बढ़ना, जितना एरिया इन्होंने एक्वायर करना था वो कर लिया, फर्दर अपना एग्रेशन शो नहीं करना, अपनी एडवांसमेंट शो नहीं करनी। सेकंड जो पॉइंट है जिससे लड़ाई को, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व किया जाता है, वो है स्टेटस को एंटीबैलम। स्टेटस को एंटीबैलम एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब ये है कि स्टेट एग्जिस्टिंग बिफोर द वॉर। मतलब कि अगर एक स्टेट इतना है और उसने लड़ाई के बाद अपने आप को बड़ा इन्हांस करके किसी और की ज़मीन हथिया कर इतनी कर ली है, तो अब स्टेटस को एंटीबैलम ये है कि आपने जो एक्वायर किया हुआ एरिया है ये सारा ये छोड़ना है और अपना जो आपका स्टेट जितना था उसी पर वापस आ जाना है। दैट इज स्टेटस को एंटीबैलम। ट्रीटीज में दो ममालिक की या इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कोई मुआहिदा होता है उसके अंदर आप ये वर्ड सुनेंगे स्टेटस को एंटीबैलम का, के मतलब कि अगर आपका ये एरिया है तो दूसरे स्टेट की अगर आर्मी ने यहाँ पे आके कब्जा कर लिया, यहाँ पे उनकी आर्मी आ गई है, तो वो यूज़ करेंगे टर्म कि आप स्टेटस को एंटीबैलम कर लें। मतलब कि अपना ये जो एरिया आपने एक्वायर किया इसको भी छोड़ दें, इसके अंदर जो आपकी आर्मी है, जो आपकी ट्रुप्स हैं, जो भी आपने यहाँ पे अपने एरिया को एक्वायर करने के बाद छोड़ें, इनको वापस आप निकाल दें। मतलब कि उस जगह पे चले जाएं, उतना ही स्टेट, उतना ही एरिया आपका होना चाहिए जो लड़ाई से पहले आपका था।
इसकी आपको बहुत सी एग्जांपल्स देखने को मिलेंगी। कारगिल वॉर देख लें, 1965 पाकिस्तान इंडिया वॉर देख लें, मैं आपको अभी समझाऊंगा अभी कैसे। 7 ईयर वॉर देख लें जो 1756 से 1763 तक चली थी प्रूशिया के और ऑस्ट्रिया के बीच में, या वॉर ऑफ 1812 देख लें, या ईरान इराक वार देख लें। अब जो 1965 में पाकिस्तान और इंडिया की वॉर हुई थी, इसमें ये था स्टेटस को एंटी बैलम हुआ था। वो इस तरह कि जब ताशकंद डिक्लेरेशन साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो उसमें यह मुआहदा तय पाया था कि पाकिस्तान ने इंडिया की जितनी भी टेरिटरीज को एक्वायर किया है, जितनी भी उन्होंने मिलिट्री इंडिया की टेरिटरी में लेके गए हैं, उन ट्रुप्स को वापस निकालना और उन टेरिटरीज को वापस छोड़ देना। क्योंकि 1965 की वॉर में पाकिस्तान ने इंडिया के बहुत से एरियाज को एक्वायर कर लिया था, उन पर कब्जा कर लिया था, तो स्टेटस को एंटी बैलम हुआ था ताशकंद डिक्लेरेशन में। अब फिर कारगिल वॉर को आप देख लें, जब मुशर्रफ के दौर में ये हुई थी कारगिल वॉर, तो पाकिस्तान को वो तमाम एरियाज छोड़ने पड़े थे, वो चौकियां छोड़नी पड़ी थी जो इंडिया की थी और पाकिस्तान ने उन पर कब्जा किया था। उन्होंने वो तमाम चौकियां इंडिया को वापस दी थी जो पाकिस्तान ने एक्वायर की थी। अब जो तीसरी टर्म है आईआर में लड़ाई को रिजॉल्व करने के लिए, वो है पुनिटिव सॉल्यूशन। पुनिटिव सॉल्यूशन कहा जाता है कि अगर दो स्टेट्स की या दो अलाइज की आपस में लड़ाई है, तो उसमें जिसकी गलती है उसको पनिश करो, उस पर फाइन रखो और कॉन्फ्लिक्ट को वहां पर ख़त्म करो। एग्जाम्पल देखें, वर्ल्ड वॉर 1 जो हुई थी सेंट्रल पावर और अलाइड पावर के बीच में हुई थी। जो अलाइड पावर्स थी वो विनर थी, जबकि सेंट्रल पावर्स जो थी वो लूज़र थी। अब अलाइड और सेंट्रल कौन कौन थे वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये तमाम ममालिक जो थे ग्रेट ब्रिटेन से, ये कौन थे? अलाइड पावर थे जीते हुए। और ये जो ऊपर वाले ममालिक थे ये कौन थे? ये सेंट्रल पावर्स थी हारी हुई। तो इन पर क्या हुआ था, जो सेंट्रल पावर्स थी लूजर्स जो थे, इनमें जर्मनी की मिस्टेक थी। ये देखें, ये सेंट्रल पावर्स हैं, लूजर्स ये हैं, इनकी मिस्टेक थी जर्मनी। तो जो जीते हुए थे अलाइड्स, इन्होंने क्या किया, जर्मनी पर सैंक्शंस इम्पोज की, उन पर हाई रिप्रेशन इम्पोज किया, जो कि जर्मनी को भरना भी पड़ा। इससे ये था कि चांसेस ये थे कि इन फ्यूचर ऐसी कोई वॉर दोबारा ना हो। लेकिन ये जो रिप्रेशन था ये ठीक नहीं था, इसमें नाइंसाफ़ी हुई थी जर्मनी के साथ, और ये वर्ल्ड वॉर 1 जो थी वर्ल्ड वॉर 2 की तरफ लेके गई थी। अब स्टेटस को, ये जो पुनिटिव सॉल्यूशन है ये आपको बता रहा भी है, एक तरफ विनर्स हैं, एक तरफ पावरफुल हैं और एक तरफ वीक हैं। तो पुनिटिव सॉल्यूशन उन्हीं के दरमियान में होता है जब एक तरफ वीक और एक तरफ पावरफुल हो। ऐसा नहीं पॉसिबल कि दोनों सेम, बोथ कंट्रीज हैव इक्वल पावर, वहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। एक और एग्जांपल समझाता हूँ जो मैंने यहाँ पर मेंशन नहीं की। जब गल्फ वॉर हुई थी तो एक तरफ इराक था और एक तरफ यूएसए था। अब आप देख सकते हैं कि इराक एक पावरफुल वीक कंट्री है, जबकि यूएसए एक पावरफुल कंट्री है। तो इनके दरमियान में क्या हुआ था, पुनिटिव सॉल्यूशन हुआ था। यूएसए ने जो इम्पोज थी, पुनिटिव इम्पोज की थी किसके ऊपर, इराक के ऊपर। तो होप सो आप ये लेक्चर समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, रियली appreciate your time. Allah Hafiz.